आप सभी लोगों का स्वागत है यूथ इंजीनियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव ओझा और आज सब्जेक्ट आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने आए हैं। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, चाहे आपका एसएससी जेई हो या आपका स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो या आपका गेट का एग्जाम हो, फ्लूइड मैकेनिक्स एक वाइड एरिया अपना कवर करता है। तो करना क्या है, हम लोग को समझना क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स को फील करना है। जब तक आप इसको फील नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो बच्चे कनेक्ट हुए हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ना आपने पढ़ा होगा, या तो आपको अपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा या खुद से अगर आपकी इच्छा जगी होगी पढ़ने के लिए तो आपने वहां पे पढ़ा होगा। तो वहां पढ़ा, बुक से पढ़ा, क्या हुआ, आप कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। और कनेक्टिविटी क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि फील नहीं किए। तो फील करना बहुत जरूरी है। और एक एक पॉइंट जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपके दिमाग में घुसना चाहिए और समझना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके हार्ट को बिल्कुल से भी वो टच करना चाहिए। तो यही होता है फील। और जब टच कर गया तभी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालने के योग्य होंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद, उसके अथक प्रयास के बाद भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं। तो हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से समझ के एक एक चीज को पढ़ना है। और जो न्यूमेरिकल है उसको अटेम्प्ट भी करना है। ना तो न्यूमेरिकल को देख के घबराना है और ना तो उसके लैंग्वेज से आपको घबराना है। हो सकता है न्यूमेरिकल के साइज बड़े होंगे और देखते ही पता चला कि आप गिर गए। नहीं, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, इसीलिए खड़ा हूं और कई सालों का अनुभव लेके खड़ा हूं यहाँ पे, और आप लोग को सिखाने के लिए और बताने के लिए ही। तो न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये अप्रोच मेरा है, ये मैं दूंगा। और कॉन्सेप्ट को कैसे अपने दिमाग से अपने दिल तक पहुंचाना है, ये समझाने का काम मेरा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और रेगुलर एक काम आपको करना होगा कि जो लेक्चर आज खत्म हो रहा है उसको एक बार आप 5 मिनट के लिए रिवाइज जरूर करिए। पहले एक नोट्स लीजिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई रफ कॉपी में आपने लिख लिया, उसके बाद फिर आप ढूंढ रहे हो कि कॉपी मेरी कहाँ चली गई। बिल्कुल नहीं। आप एक बढ़िया सा स्पाइरल बाइंडिंग नोट्स बनाइए, पेज लीजिए, स्पाइरल बाइंडिंग कराइए, मोटा पेज होना चाहिए
क्यों क्यों मोटा होना चाहिए, क्यों आपका जो नोट्स होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए? क्योंकि अभी फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, उसके बाद हाइड्रोलिक्स भी है, मतलब मशीनरी भी है, तो बहुत वाइड टॉपिक है। और एक या बहुत होगा तो 2 नोट्स, उससे ज्यादा नोट्स मत बनाइए, है ना। सोचिए कि उन्हीं दोनों में मेरा जितना कंटेंट है वो सब आ जाए। और यूज करिए आप ब्लैक, ब्लू और एक कोई और भी कलर का पेन यूज करिए। क्यों डिफरेंट टाइप्स के पेन यूज करने की मैं सलाह दे रहा हूँ? क्योंकि अगर ग्राफ अपने को बनाना होगा तो अगर अलग अलग कलर से हम ग्राफ बनाएंगे तो आइडेंटिफाई भी सही तरीके से कर लिया जाएगा कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है, या कौन सा लाइन या कौन सा पॉइंट किसके लिए है। ये बड़े आसानी से कलर के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब करना क्या है समझो, हमें यहाँ पे स्ट्रगल इसलिए नहीं करना है कि बैठ के मैं नोट्स के लिए स्ट्रगल करूं, परेशान हूं नोट्स पढ़ने के लिए, नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो जितना कन्फाइन हो, जितना स्पष्ट तरीके से नोट्स हो और जितना आपको कम समय उसमें देना पड़े और आपके दिमाग में बात क्लिक कर जाए, है ना। तो ये तभी संभव है जब बहुत सावधानी से आप लिखिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए, जो क्वांटिटी है, जो कि इंपॉर्टेंस है, उसको ब्रैकेट में बंद करिए। चाहे मैं डायमेंशन नंबर दूंगा, चाहे मैं फार्मूला दूंगा, चाहे उससे लॉजिकल कॉन्सेप्ट दूंगा, तो उसको आप जो है एक ब्रैकेट में बंद करिए। और हाँ, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, अब मैं आते आते बेसिक कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया बताने के लिए। मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने वेलोसिटी को बताया, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहाँ पे मैंने बात किया तो थोड़ा उसको डिफाइन किया, तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये चीजें तो जो है मुझे आती नहीं थी और सर ने बताया बड़ा बेसिक है, तो उसको जरूर अपने आप नोट्स में नोट करिए। यहाँ नोट कराने के लिए वो बातें नहीं होंगी, लेकिन आपको नोट करना होगा। क्यों? क्योंकि वही बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका बन जाएगा तब जाके क्या होगा, तब आप अच्छे खासे जो न्यूमेरिकल पे आप न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रेजेंस भेजिए। ठीक है, बाकी आप लोग को कोचिंग के बारे में तो पता ही होगा, डिटेल पता होगा कि कोचिंग हमारा ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है। और ऑफलाइन वाला जो कोचिंग चलता है, जो क्लासेस चलता है, वो आलमबाग में चलता है, फिनिक्स मॉल के पीछे, ये पता होगा। और ऑनलाइन तो आप जानते ही, ऑनलाइन से आप लोग कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक है, सबसे बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। यही सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो पहले समझते हैं फ्लूइड क्या है, उसके बाद में समझते हैं मैकेनिक्स क्या है। तो फ्लूइड को समझते हैं क्या है। फ्लूइड को बोला गया क्या, देखिए, एनी सब्सटेंस, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले फ्लूइड की बात कर रहा हूं। फ्लूइड, एनी सब्सटेंस which can flow, which can flow under the action of, under the action of shear force, shear force। ठीक है, फ्लूइड क्या है, वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, किसके प्रभाव से, शियर फोर्स के प्रभाव से। अब ये शियर फोर्स क्या होगा, विच मे बी वेरी स्मॉल। चाहे शियर फोर्स बहुत कम हो तो भी क्या होगा, वो सक्षम है फ्लो होने के लिए। और अगर वो फ्लो हो रहा है तो क्या है, वो फ्लूइड है, वेरी स्मॉल। ठीक है बाबू, ये हो गया अंग्रेजी। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग हिंदी में, और एक एक चीज को तोड़ के समझते हैं। देखो, डिफिनीशन पे क्या हुआ, डिफिनीशन बोला गया कि एक सब्सटेंस है ना, कोई एक पदार्थ है जो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, किसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से, शियर फोर्स के प्रभाव से, है ना, तो उसको बोला गया फ्लूइड। तो पहले हम लोग देखते हैं सब्सटेंस क्या है, समझिएगा ध्यान से। पहले क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं सब्सटेंस क्या है।
नोट हो गया होगा, नोट करते रहिए साथ में। सबस्टेंस, सबस्टेंस पदार्थ या मैटर, है ना। तो सबस्टेंस क्या है? सबस्टेंस वो है जिसका एक डिफिनिट मास हो, जिसका एक डिफिनिट मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करे, कोई जगह घेर ले, जहां मैं रखूं उस जगह को घेर ले। मान लीजिए मैं बर्तन में रख रहा हूं तो उस बर्तन का वॉल्यूम वो क्या करे, वो ऑक्युपाई कर ले, है ना, उसको घेर ले, एक डिफिनिट मास हो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि जो स्पेस है ना, कोई कोई स्पेस को क्या करे, वो ऑक्युपाइड करे। और तीसरा जिसको जिसको हम फील कर सके, हवा में बात नहीं होना, जिसको फील कर सके, है ना। और अंग्रेजी में बोला जाता है टेंजिबल, जिसको फील किया जाता है, तो एक शब्द में उसको बोला जाए तो वो बोला जाता है टेंजिबल। तो जो टेंजिबल होके अगर ये तीनों प्रॉपर्टी है तो मैं बोलूंगा वो एक सब्सटेंस है, वो एक पदार्थ है। क्लियर हुआ ये बात? चलिए देखिए क्या सब्सटेंस क्या हुआ। पहले मैं सब्सटेंस को देखूंगा, फिर फ्लो को देखूंगा, फिर शियर फोर्स को देखूंगा, है ना। एनी तो हिंदी समझ में आता होगा क्या है। तो यहाँ आपको नया दिख रहा है सब्सटेंस, क्या क्या नया दिख, मैं ब्रैकेट में बंद भी कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या दिखा आपको, सब्सटेंस, ठीक, जो कि नया वर्ड है आपके लिए, फ्लू, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया, शियर फोर्स। तो आपको देख रहा है ना कि तीनों को मिलाकर ही फ्लूइड की डिफिनेशन बनी है। तो इन तीनों को पहले अलग अलग देख लिया जाए तो अपने आप डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो सबस्टेंस क्या हो गया, सबस्टेंस पदार्थ वो होगा जिसका एक डिफिनिट मास हो, है ना, हैव ए डिफिनिट, डिफिनिट मतलब निश्चित, है ना बेटा, डिफिनिट मास, जिसका एक डिफिनिट मास हो, ठीक है। दूसरा ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड स्पेस, जो कोई जगह घेरे, जो कोई जगह घेरे, जगह कुछ भी हो सकता है, जिस जगह आप जो जो भी वॉल्यूम आप उसको दो, उस शेप का वॉल्यूम वो मतलब वो शेप को ऑक्युपाई कर ले। अगर ग्लास की बात करो तो ग्लास में चला जाए और आपको दिखे क्या कि ग्लास में वो जो है भरा हुआ दिखे, है ना। तो जब स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो उसी प्रकार का वो दिखेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे बर्तन हो, है ना। तो उसमें हम डालेंगे तो पता चल रहा है कि क्या वो भी बर्तन के आकार का दिख रहा है। तो अगर कुछ ऐसा हो तो मैं उसको बोलूंगा क्या कि वो सबस्टेंस है, हैव ए डिफिनिट मास, ऑक्युपाई स्पेस। तीसरा क्या हुआ, कैन बी फील, मतलब जिसको फील किया जा सके, कैन बी फील, है ना। और इसी को बोलते हैं टेंजिबल, टेंजिबल। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी है तो मैं बोलूंगा कि वो क्या है, वो सबस्टेंस है, मैटर है, पदार्थ है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखिए, नोट करिए इसको। चलिए अब फ्लो की बात करते हैं, नोट हो गया होगा, नोट करिए, आराम से नोट करिए। ये वीडियो आपके पास है ही, आपके ऐप पे तो मिलेगा ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं नोट कर पाते हो तो बाद में नोट कर लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिलहाल तो ये है कि मेरे साथ बने रहो, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना है तो कंसंट्रेट करके देखो। चलिए अब बात किसकी होगी, अब सर अब फ्लो की बात करो आप, जब फ्लो बोले हो तो फ्लो की बात करो। चलिए फ्लो की बात करिए। फ्लो, सर सबस्टेंस तो आपने बता दिया, अब फ्लो बताइए। चलिए भाई फ्लो बताते हैं। फ्लो देखिए, फ्लो क्या हो गया, देखिएगा कई सारे पार्टिकल से मिलाकर ही कोई मैटर तैयार होता है, कई सारा पार्टिकल हो गया, उसी को ही मिलाकर क्या होगा, है ना, एक मैटर, है ना, एक सबस्टेंस, एक पदार्थ जो होगा वो तैयार होगा। फ्लो का मतलब क्या हो गया, ये जो पार्टिकल है ना वो क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को चेंज करें, ये अपने पोजीशन को क्या करें, कंटिन्यूअस चेंज कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या बोलूंगा कि फ्लो हो रहा है, मतलब समझो, समझो ध्यान से। जैसे यहां देखो, इसको मैंने ए बोल दिया है,
ये हो गया बी हो गया है, ये जो पार्टिकल इसको ए बोल दिया, ये पार्टिकल है ना जो कण है इसको बी बोल दिया है, और ये वाले को सी बोल दिया है। हाँ, अब क्या हो रहा है, जब मैं ए को देख रहा हूं ना तो ए क्या कर रहा है, बी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और बी भी ए के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को, जब मैं ए पे बैठ के बी को देख रहा हूं तो क्या हो रहा है, बी अपने पोजीशन को ए के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। और अगर मैं सी पे बैठ के बी को मैं देख रहा हूं तो बी क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। तो आप कहीं भी देख बैठिए, आप यहाँ बैठ जाइए और इसको देखिए तो क्या हो रहा है, ये दोनों अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ बैठ जाइएगा, ठीक है, बी पे बैठ जाइए तो आप ये देखेंगे क्या कि ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा, ए और सी किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं ये क्या बोलूंगा कि फ्लो हो रहा है ना। तो फ्लो क्या हो गया, फ्लो का डिफिनेशन क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हो गए बेटा, ए बी सी डी, ये जो पार्टिकल्स है और नंबर ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल ही मिलाकर सबस्टेंस बनता है। तो यहाँ जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या कर रहा है, चेंज हिज पोजीशन है ना, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब हो गया बेटा, शॉर्टकट में लिखा हूं, W मतलब विथ, R मतलब रिस्पेक्ट, T मतलब टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो मैं ये बोलूंगा कि उस सबस्टेंस में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लियर है ना। तो सबस्टेंस पहले समझा, सबस्टेंस क्या होता है, अब फ्लो को समझा कि फ्लो क्या होता है। नोट करिए इसको। मतलब अगर ए बी के रिस्पेक्ट में मूव करेगा या बी सी के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो यहाँ पर हम बोलते हैं क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष बात किया जाता है, एक दूसरे की अगर आप सापेक्ष में बात करोगे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। और क्या होना चाहिए, गति होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्लियर है ना। तो क्या हो रहा है कि ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, है ना। और किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं हम, टाइम के सापेक्ष में बात कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो फ्लो का डिफिनेशन अपने को समझ में आ गया, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलिए बच्चा, अब देखिए, अब वादे के अनुसार शियर फोर्स पे आना है तो 2 सेकंड रुकिए। पहले मैं सबस्टेंस और मैटर की बात कर लेता हूं। सबस्टेंस उसको बोलेंगे या तो मैटर बोला जाएगा, मैटर ज्यादा आपको समझ में आता होगा, ठीक है। पदार्थ, तो पदार्थ की 3 कैटेगरी है। एक सेकंड, सेंटर लाइन में ले लेता हूं मैं इसको। पदार्थ की आपके पास 3 कैटेगरी है, मैटर, क्योंकि इससे आपको शियर फोर्स समझ में आएगा, डायरेक्ट शियर फोर्स समझ में नहीं आएगा। यहां देखिए, मैटर को, पदार्थ को 3 भागों में बटा हुआ है, 3 कैटेगरी है। कौन कौन सा, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत ध्यान समझना इस चीज को, क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान समझना है, समझो। सॉलिड में आप क्या देखेंगे, सॉलिड में क्या देखेंगे कि एक आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा और उसमें क्या है, अब अगर ऑब्जेक्ट है ना, अगर आपको एक यूनिटी के फॉर्म में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कोई ना कोई बल लग रहा है, तभी तो वो एकत्रित है, तभी तो वो इकट्ठा है। और कौन सा बल लग रहा है, वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। मतलब जो उनके कण है उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा है ना, इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में है
और ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपको, एक यूनिटी के फॉर्म में वहां पर दिखेगा, है ना। सोचिए कई लोग हैं, अगर दूर दूर खड़े हैं तो क्या मैं बोलूंगा यूनाइटेड है, नहीं, लेकिन एक 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 दूसरे के पास बिल्कुल से भी पास है ना, बिल्कुल से भी पास है, तो वो क्या है, ये एक यूनिटी के फॉर्म में दिखेगा। तो ये यूनिटी क्यों बन रही है, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है उन दोनों के बीच में, है ना, मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, वो ज्यादा है। तो जब ज्यादा है ना, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो आपको एक यूनिटी के फॉर्म में वहां पर दिखेगा। तो अगर मैं सॉलिड में बात करूंगा तो सॉलिड में क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वो सॉलिड में ज्यादा होगा। लिक्विड में क्या होगा, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या होगा, वो कम होगा। कम का मतलब समझिएगा, कम का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल थोड़ी थोड़ी दूर पे होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे वो थोड़ी थोड़ी दूर पे होंगे। और गैस में क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल से भी बहुत कम होगा, जिससे मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो अब देखो करो, देखा भी करो गैस में क्या होता है कि अगर कहीं गैस लीक हो रही है, अगर आपके घर का सिलेंडर खुला हुआ है और आप बाहर खड़े हो घर के, तो भी आपको स्मेल आ जा रही है। तो क्यों आ रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो फ्री हैं ट्रेवल होने के लिए, उसके पार्टिकल क्या है, फ्री है। इसका मतलब उन पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम है। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम है तो इसका मतलब बॉन्डिंग जो है वो क्या है, वो बॉन्डिंग जो है वो बहुत वीक है। तो आराम से वो फ्री होके मूव कर रहे हैं, तभी वो स्मेल आपके नाक तक पहुंच जा रही है, आप घर के बाहर भी खड़े हो तो भी। और ये बात लिक्विड और सॉलिड में अलग है। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो क्या, वो स्ट्रांग है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में है। लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर होंगे जो मॉलिक्यूल होंगे, और गैस में बिल्कुल से भी दूर दूर होंगे, इसीलिए वो आराम से फ्री होकर ट्रेवल करेगा। अब ध्यान समझना, ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूं। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जिसके पास जितना कम होगा वो आराम से मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल आराम से ट्रेवल करेगा। वो नहीं करेगा, उसके पार्टिकल, उसके जो पार्टिकल होंगे, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल मिलाकर, अगर मैं कह दिया हूं कि ये सॉलिड है, समझो समझो क्या बता रहा हूं मैं, ये सॉलिड है, मैंने कहा भैया क्या है, ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। तो सॉलिड है, सॉलिड है, तो ये सॉलिड कैसे हुआ, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल मिलाकर ही क्या बना, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इस तरीके से। अब जब इसके मॉलिक्यूल होंगे तो कैसे होंगे, बिल्कुल से भी एकदम चिपका हुआ, चिपक गई, चिपक गया, इसको चिपक गया, चिपक गया, है ना, ठीक है, इस तरीके से चिपका हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, चिपका हुआ है ना। अगर ये मॉलिक्यूल चिपका हुआ है तो इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, मोशन जो होगा, मोशन जो होगा वो ना के बराबर है, बिल्कुल से भी चिपका हुआ है, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, मोशन ना के बराबर है। और अगर मैं लिक्विड में बात करता हूं तो लिक्विड में देखिए ये मॉलिक्यूल हो गया, थोड़ा 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 क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े थोड़े दूर पे होंगे इस तरीके से। तो अब ये क्या कर सकता है, अगर इस पे कोई फोर्स दिया जाए तो ये आराम आराम से क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। और गैस में क्या हो गया, देखिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ना, ये बॉन्डिंग है, इनके बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग क्या है, जो अट्रैक्शन बॉन्डिंग है वो वीक है। जब वीक है तो आराम से इस मॉलिक्यूल को छोड़ के ये आगे बढ़ सकता है, ये इसको छोड़ के आगे बढ़ सकता है, तो ये ट्रेवल कर सकता है, आराम से फ्लो कर सकता है। और गैस में क्या है, गैस में इस तरीके से बना हुआ है मॉलिक्यूल ऐसे, जो ये वाला पार्टिकल इनके बीच में जो बॉन्डिंग आपको दिख रहा है ना वो वीक है। अगर इसके पास एनर्जी आएगी तो ये भागेगा इसको छोड़ के, है ना, ये पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पकड़ाव तो बड़ा कम है, तो ये आराम से भागेगा। जब ये भागेगा ना तभी दूर तक महकता है, तभी ये दूर तक महकता है ना, ठीक है। और लिक्विड को आप उठाइए ऐसे सरफेस से फेंक दीजिए तो फ्लो करना चालू हो जाएगा। यहाँ पानी ऐसे फेंका, बिखर दिया पानी, तो यहाँ से पानी वहां तक पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है, पहुंच जाता है ना। तो क्या हो गया कि जो उसके पार्टिकल होंगे वो क्या है, वो फ्री है मूवमेंट के लिए, तो इसीलिए वो क्या करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है ना। सॉलिड में आप ऐसे रख दोगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा इस तरीके से, खत्म। समझ में आना, क्यों, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ये समझना अंतर को, अगर ये अंतर समझोगे तभी फ्लूइड मैकेनिक्स को पा पाओगे, है ना, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब देखिए
अब समझिए ध्यान से। तो बात क्या हुई सर, आपने बोला क्या सर, आपने बोला है, क्या बोला सर ने क्या बोला, देखो सर ने बोला सर आप फ्लूइड की डिफिनेशन बता रहे हो ना, हाँ तो आपने बोला फ्लूइड, तो फ्लूइड के लिए सबस्टेंस, कोई सबस्टेंस दो, और सबस्टेंस को आपने बता दिया, और क्या बता दिया, फ्लो होना चाहिए, क्या बोला, फ्लो होना चाहिए। और फ्लो को सर आपने क्या बताया है, फ्लो तभी हो सकता है जब पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, है ना, पार्टिकल के बीच में, मतलब ये पार्टिकल फ्री है मोशन के लिए, तो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी फ्लो हो सकता है। तो क्या सॉलिड फ्लूइड है, तो क्या ये डिफिनीशन किसका है, ये डिफिनीशन है फ्लूइड का, ऊपर जो लिखा था ये डिफिनीशन है फ्लूइड का। तो एक बात बताओ, तो क्या सॉलिड फ्लूइड है, नहीं, नो फ्लूइड, सॉलिड जो है वो फ्लूइड नहीं है। तो फ्लूइड आया कौन, फ्लूइड है कौन, फ्लूइड कौन है भाई, फ्लूइड देखिए लिक्विड और गैस, है ना, लिक्विड और गैस को ही अब हम क्या बोलेंगे, यही क्या है, ये फ्लूइड है। तो फ्लूइड में आपको समझ में आ गया ना, अभी तक लोग समझते थे फ्लूइड मतलब पानी, है ना, ठीक है, फ्लूइड मतलब लिक्विड, तो फ्लूइड में कौन सा आ गया, कौन सी कैटेगरी आ गई, फ्लूइड में आ गया आपका लिक्विड और गैस, दोनों किस में आएगा, फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा, क्यों, क्योंकि फ्लो हो सकता है इनके बीच में। तो फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो वीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो फ्री है मूव करने के लिए, और जब फ्री होंगे मूव करने के लिए तभी फ्लो संभव है, तभी उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो सॉलिड जो होता है वो कोई भी फ्लूइड नहीं है। तो फ्लूइड के अंदर में कौन कौन आएगा, अगर मैं फ्लूइड की बात करूंगा तो इसका मतलब मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं और गैस की बात कर रहा हूं। लिक्विड में आप कुछ भी लीजिए, वाटर लीजिए, पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, केरोसिन ऑयल लीजिए, गैस में आप कोई भी गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ वेपर भी लीजिए आप इसमें, ठीक है ना, तो वेपर भी लीजिए, गैसेस साथ में वेपर भी लीजिए, तो ये सब किस में आएगा, ये सारा जो होगा वो फ्लूइड के कैटेगरी में आएगा। नोट करिए इसको, मजेदार के साथ, मस्ती के साथ नोट करिए और बने रहिए। बीच बीच में आप लोग का अगर डिमांड होगा तो कुछ चुटकुले भी सुनाया जाएगा। फिलहाल तो पहला क्लास है तो पढ़ लो, नहीं तो फिर रोना चालू हो जाएगा, अरे मास्टर बा तो कुछ पढ़ाया नहीं, पहले पहले क्लास में हम आए फीस फास दे के, मास्टर कुछ पढ़ाया नहीं, है ना। चलिए सही चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कुछ भेजते रहिए, हाँ ना सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, है ना, इसीलिए चिंता सर इसीलिए चिंता नहीं, चिंता वाली बात नहीं, मैं हूँ, बिल्कुल से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा, और आपके एसएससी जेई में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया होगा, वो धूड़ धूड़ मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ये गारंटी मेरी है। तो शकल पे मत जाओ, है ना, आप बने रहो, फिर आप देखो क्या चल रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा फ्लूइड तो आप क्या बोलोगे, सर लिक्विड और गैस, वेपर, ये किस में आएगा, फ्लूइड के कैटेगरी में आएगा। और डिफिनीशन अगर कोई बोलेगा तो बोलोगे सर ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो, एक पदार्थ जो कि फ्लो कर सकता है, किसके किसके अंडर में, अंडर द एक्शन ऑफ द शियर फोर्स। तो अब मैं शियर फोर्स पे आ रहा हूं, ठीक है, यही बचा था शियर फोर्स, तो तीसरा चीज है शियर फोर्स। आ जाओ, यहाँ सेट हो जाओ, तो यहाँ चलो, अब मिटा दे। नोट करते चलिएगा, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो तो है ही आपके पास, चलाते रहिएगा और समझते रहिएगा, है ना।
गैस लिखा गया, गैस था, चलिए ओके। हाँ भाई आइए अब ध्यान से समझिएगा। सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं सर, आपने सब समझा दिया क्या कि अगर मैटर की बात करें तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैटर बन के, सॉरी नंबर ऑफ इनफाइनाइट मॉलिक्यूल बन के ही एक मैटर, एक पदार्थ एक तैयार होता है, कई सारे कणों से मिलकर बना होगा। तो अगर मैं सॉलिड की बात कर लिया तो देखिए एक सरफेस मैंने ले लिया है और इस सरफेस को मैंने क्या कर दिया, ये सरफेस है, मतलब सरफेस है और इस तरीके से हैचिंग का मतलब हो गया है कि फिक्स है ना, ठीक है। तो ये जो भी सरफेस है भाई टेबल पे रखोगे ना तो टेबल को फिक्स कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो साथ में टेबल भी बह जा रहा है। तो इस तरीके से हैचिंग कर दिया। हैचिंग का मतलब क्या हो गया, जो सरफेस लिया हूँ वो फिक्स है। कहोगे अरे सर सरफेस तो फिक्स होता है, अरे तो सरफेस का मतलब क्या हुआ, जमीन पे रखोगे तो ठीक है, जमीन तो फिक्स है कोई बात नहीं है, टेबल पे रखोगे तो वो भी एक सरफेस है ना, तो टेबल को फिक्स कर लिया है। पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और साथ में टेबल भी जो है मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैचिंग का लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने सरफेस लिया है उसको क्या किया, उसको फिक्स कर लिया है। तो हैचिंग लाइन का मतलब हो गया कि सरफेस को मैंने फिक्स कर लिया है। अब जब सरफेस को फिक्स कर लिया है तो अब इसके साथ ऑब्जेक्ट को ले लो। चलो ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को ऐसा लिया हूं ना कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसको फिक्स कर दिया हूं, किसके साथ, सरफेस के साथ। अब देखिए अब इस पर क्या होगा, एक स्मॉल फोर्स लगाता हूं मैं, एक स्मॉल फोर्स इस तरीके से। और स्मॉल फोर्स इसका नाम मैं बोलता हूं कि ये एफ टी है। एफ टी का मतलब टेंजेंशियल फोर्स, या इसको एफ एस बोला जाता है, शियर फोर्स, समझिएगा। यहां लिख देता हूं मैं एफ टी, इसको मैं बोलता हूं टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स, है ना। और इसको एफ एस भी बोलते हैं, इसी को ही एफ टी को आर करके लिखिए, आर। हाँ, इसको बोलते हैं शियर फोर्स, शियर फोर्स। सुनिएगा ध्यान से। सर टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, ये क्या है भैया, गुरुजी नया नया नाम दे दिए टेंजेंशियल, हम तो बड़ा हड़क गए, ये क्या है। देखिए टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स जो जो कहाँ पे लगे, जो टेंजेंट पे लगे, है ना, ठीक है, टेंजेंट पर लगे। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए समझिए, टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत हुआ नहीं होता है भाई, है ना, आराम से। ये सर्कल है ना, इस तरीके से टच करता हुआ निकल गया, टच करता हुआ निकल गया, टच करता हुआ निकल गया, है ना, ठीक है। तो टच करता हुआ निकल गया, ये लाइन मैंने ड्रा किया है और ये लाइन सर्कल को क्या कर रहा है, टच करता हुआ निकल गया। तो ये मैं क्या बोला, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो टेंजेंशियल का फोर्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट पे मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया कि ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ निकल जाएगा, है कि नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट को इस तरीके से टच करता हुआ निकल जाएगा तो यही क्या कहा जाएगा, मैं ये बोलूंगा कि ये फोर्स जो होगा वो टेंजेंशियल फोर्स होता है। और इसी टेंजेंशियल की वजह से ही शियर प्रोड्यूस होता है, जिसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोला जाता है और इसको शियर फोर्स भी बोला जाता है। तो टेंजेंशियल और शियर फोर्स दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज है, ठीक है। या आप उसको टेंजेंशियल बोलिए या तो आप इसको शियर फोर्स बोलिए। तो मैंने वहां पे लिखा था शियर फोर्स, क्या लिखा था, शियर फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वो ऐसा फोर्स आप लगाओगे, मॉलिक्यूल को क्या करेगा, टच करता हुआ निकल जाएगा, टच करता हुआ निकल जाएगा। तो अगर इस तरीके से टच करता हुआ निकल जाएगा तो मैं उस फोर्स को क्या बोलूंगा कि वो टेंजेंशियल फोर्स हुआ या शियर फोर्स हुआ। क्लियर है बात, ठीक है। तो टेंजेंशियल समझ में आ गया, टेंजेंशियल क्या होता है, और इसी टेंजेंशियल को शियर फोर्स भी कहा जाता है। कि ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो टच करता हुआ, प्लेन को टच करता हुआ निकल जाएगा। जब प्लेन को टच करता हुआ निकल जाएगा, जैसे ये देखिए ये हाथ है मेरा, है ना, ये प्लेन है और मैं इस तरीके से लगा रहा हूं, ये क्या हुआ, टच करता हुआ इसको निकल गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये शियर फोर्स कहलाया। चलिए, तो यहाँ पर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एफटी लगा रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एफटी लगा रहा हूँ और एफएस लगा रहा हूँ। ज्यादा लगाओगे तो खड़ जाएगा इसीलिए कम अमाउंट वाला, है ना, ठीक। तो अब देखिए जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एफटी लगा रहा हूं, तो जब लगा रहा हूं तो अब देखिए मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल को ए ले लिया है और यहाँ के इस ये कोनवा वाले पार्टिकल को बी ले लिया। तो जब फोर्स लगाएंगे तो अब देखिए क्या होगा, जो पार्टिकल ए है, जो पार्टिकल ए है वो थोड़ी दूर पे जाएगा अपने पोजीशन से, ए डॉटेड लाइन आ जाओ, ये ए डैश पे आ गया, है ना। अब ए नहीं रहा, यहाँ पहुंचा तो मैं इसको बोला ए डैश, और बी वाला सड़क के इधर आया थोड़ा सा तो इसको मैं क्या बोला, बी डैश बोला। ये मैं किस पे कर रहा हूँ, सॉलिड पे बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये सीधा था, है ना, पहले आप देखो ये सीधा था
और जब मैं इसके जो टेंजेंशियल फोर्स लगाया उसके वजह से ये जो पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज किया, आया कहां पर, ए डैश पे, और बी वाला पार्टिकल कहां आया, बी डैश पे आया। तो मैंने कहा सर ये फाई एंगल चेंज कर लिया यहां से। चलिए ब्लैक कलर विजुअल नहीं है शायद, दूसरा लेता हूं। ये जो है आपका फाई एंगल चेंज कर लिया है ना। चलिए ये फाई एंगल इधर चेंज कर लिया और फाई एंगल इधर चेंज कर लिया। ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स मैंने लगाया, ये पार्टिकल मूव किया, पार्टिकल जो ए था वो डिस्प्लेस हुआ, मूव किया, कहां पर आया, ए डैश पे आया, और बी वाला कहां पहुंचा, बी डैश पे पहुंचा। और जैसे ही शियर फोर्स का प्रभाव खत्म, अब ये पार्टिकल मूव होना बंद हो गया। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मैंने एक बार फोर्स लगाया और लगातार आगे बढ़ता तो मैं कहता कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो सॉलिड में क्या हुआ और क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सॉलिड में, क्योंकि मॉलिक्यूल बिल्कुल से भी चिपके हुए हैं। और कारण हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे धक्का दिए आलसी टाइप में धक्का दिए, थोड़ा जाकर रुक गया इसे, ठीक है, फिर धक्का दो, फिर शियर फोर्स लगा, फिर जाकर रुक जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो जब तक उसका प्रभाव था तब तक क्या हुआ जब तक प्रभाव था मोशन हुआ, और मोशन कहां तक हुआ, उनके बीच में जो पार्टिकल का था डिस्प्लेसमेंट कहां पहुंचा, ए वाला ए डैश पे पहुंचा और बी वाला बी डैश पे पहुंच के रुक गया। और यही बात मैं किस पे करने जा रहा हूं, यही बात मैं लिक्विड पे कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो यही बात लिक्विड पे करूंगा। एक फ्री सरफेस, एक फिक्स सरफेस लीजिए। चलिए तो फिक्स सरफेस ले लिया मैंने, फिक्स सरफेस ले लिया, इस तरीके से फिक्स कर दिया। हैचिंग का मतलब समझ गया ना बेटा, फिक्स है ना, ये सरफेस है, फिक्स है। अब इस पे क्या कर देंगे, इस पे फ्लूइड को फ्लो कराएंगे। लो फ्लूइड आ गया, लो फ्लूइड आया, ये ठीक है, फ्लूइड इस सरफेस पे फ्लो कर रहा है। बात मैं लिक्विड की कर रहा हूं, बात मैं लिक्विड की कर रहा हूं, ठीक है। तो अब लिक्विड क्या, मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं, गैस लिक्विड गैस दोनों की बात कर ले रहा हूं, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या किया, इस फ्लूइड को इस सरफेस पे रखा, है ना, ठीक है। अब रखने के बाद मैंने कहा कि सर आपने तो शियर फोर्स की बात किया, तो चलो तो इस पे मैं क्या कर दिया, एक शियर फोर्स लगा दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स इस पे लगा दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ, है ना। तो डी एफ मतलब हो गया डी एफ एस, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहाँ भी डी एफ लिख दीजिए, है ना, जरूरी है। अगर स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे हो तो डी एफ टी डी एफ ऐसे इंडिकेट करना सही रहता है, क्योंकि आप एग्जाम में जब, क्योंकि आपको कन्वेंशनल पेपर भी देना होगा, सब्जेक्टिव भी देना होगा, तो है ना, ठीक है। तो लिखने का जो स्टाइल होना चाहिए बिल्कुल से भी सही होना चाहिए। आप एफ एक्स बोलो और उसको स्मॉल अमाउंट बोलो तो ये सही नहीं है। तो आप इससे बढ़िया डेल एफ एस बोलो, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया स्मॉल अमाउंट, है ना, स्मॉल अमाउंट हो गया। तो डीएफएस या मैं इसको बोला क्या, डीएफटी, जो कि फोर्स से दोनों एक ही बात है, चाहे स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स चाहे स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, ठीक। तो मैंने लगाया, अब मैं क्या करूंगा, लगाने के बाद मैंने कहा ऐसे नहीं भागो, नहीं रुको रुको, क्या करूंगा मैं, एक पार्टिकल यहां से मैंने पकड़ लिया ए, है ना, उसको मैं देखूंगा। अब इसको करो एक पोजीशन से फिक्स, ये जो पोजीशन है यहाँ इस पोजीशन से थोड़ा सा इसको फिक्स कर दिया, क्यों, यहीं से देखूंगा खड़े होकर, यहीं से। अब जैसे ही दिया तो अब ये पार्टिकल क्या होगा, ये पार्टिकल पहुंचा यहाँ पर ए डैश, यहाँ पहुंचा ए डबल डैश, यहाँ पहुंचा ए ट्रिपल डैश, है ना, मिला दो सबको। आपको क्या दिख रहा है, ये पार्टिकल जो होगा वो कंटिन्यूअस अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंटिन्यूअस अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि कंटिन्यूअस इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। और डिफॉर्मेशन होने का कारण कौन थे, कि भाई साहब शियर फोर्स। जब एनी सब्सटेंस, फ्लूइड क्या हुआ, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, फ्लो का मतलब क्या हो गया, फ्लो का मतलब हो गया कि लगातार पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज करे। और किसके प्रभाव से, शियर फोर्स के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, शियर फोर्स के प्रभाव से कंटिन्यूअस जो सब्सटेंस होगा कंटिन्यूअस अपने पोजीशन को चेंज करेगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं फ्लूइड बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्लूइड बोलूंगा। समझ में आया, डिफिनीशन उठाया, डिफिनीशन को तरीके से समझाना है तो समझना, ठीक है। पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है बेटा, पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन, पार्टिकल कंटिन्यूअस अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और पोजीशन को चेंज कराने के लिए जिम्मेदार कौन है, वो शियर फोर्स है।
तो अब देखो, तो फ्लूइड का मोटे मोटे डिफिनीशन क्या आ गया, फ्लूइड का मोटे मोटे डिफिनीशन आ गया कि वो सबस्टेंस है ना, वो पदार्थ, वो मैटर जो क्या करे, जो फ्लो हो, है ना, या कंटिन्यूअस अपने पोजीशन को चेंज करे, और किसके प्रभाव से, अंडर द एक्शन ऑफ द शियर फोर्स इन नोन एज द फ्लूइड। और सर फ्लूइड में क्या आता है, फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और फ्लूइड में गैस और वेपर, ये सब फ्लूइड की कैटेगरी में है। सॉलिड फ्लूइड की कैटेगरी में है नहीं, क्यों, क्योंकि इन पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन बहुत कम, नहीं हो रहा है, ना के बराबर भाई, ये इसको पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल फ्री है, जब फ्री है ना तभी तो क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। और गैस की बात कर लो, अगर मान लो मैं इसको लिक्विड लेता हूँ, तो इधर गैस की बात कर लो, तो गैस में तो और आराम है, आपने हल्का सा शियर फोर्स लगाया, कुछ एनर्जी दिया गैस को, और ट्रेवल होके चला गया वहां तक, पड़ोसी घर में महक आ रही है, बबुआ सिलेंडर चालू है ना, खुला हुआ सिलेंडर है, वहां से महक बता दिया, अरे भैया उनका सिलेंडर खुला हुआ है ना, पड़ोसी तो दूसरे घर में देखता है, तो बता दिया कि नहीं बता दिया, हाँ, तो वही है, क्यों, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल होंगे वो फ्री है मोशन के लिए। तो अगर ऐसा है तो मैं उसी को बोलता हूं वो फ्लूइड है। समझ में आया? अरे कुछ चैट और बॉक्स में भेजते रहिए, चैट बॉक्स भी यहाँ बना है, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को चैट बॉक्स? चैट बॉक्स में भेजिए, क्या चल रहा है, सही चल रहा है? सब बनाते रहिएगा, है ना, जो फोटो फाटो आपको दिख रहा है, ये फोटो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सब बनाते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है, सबको बनाते रहिए। आप अपने कॉपी पे भी बनाए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या पढ़ाया है ना, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, और एक एक डिफिनेशन को बारीकी से समझाया गया है, और एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देखो बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर अपने को कॉन्सेप्ट समझने का तरीका समझ में आ गया ना, तो पूरा जो किताब होगा यह मतवे में आ जाएगा सर, और नहीं तो ये किताब पोथा बन के रह जाएगा, पढ़ते रहो पन्ना। आप एग्जाम आ गया है, जेई वाला एग्जाम आ गया है, एक महीना पहले पढ़ते रहो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखते रहो बैठ के, है ना, होने का हो नहीं पाएगा उससे। होगा कैसे, जब आप अपने पूरे ब्रेन में सेट कर लेंगे आराम से, आप अब क्या करेंगे, अब आपके पास कॉन्सेप्ट का बौछार है, आप प्यास न्यूमेरिकल लगाते रहिए, आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है उसको अपने कॉन्सेप्ट से बैठ के माप दीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिलेगा। अनुभव है, कई सालों का अनुभव है, कई बच्चों को बताया है, कई बच्चे निकाले हैं यहाँ से। तो इसी तरीके से होता है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, यही गलती होता है, बच्चे डर जाते हैं। तो जानते हो जब डर जाते हैं ना, तो ब्रेन जो होता है ना वो बंद हो जाता है, सबसे पहले ये ब्रेन बंद हो जाता है डरने पर। डर गए, अब क्या करें, रटो रटो रटो, ये दिख गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा था, फला 2013 में पूछा था, रट लो, 2014 में पूछा था, तो क्या वही आ जाएगा क्या लगता है? रिपीटेड क्वेश्चन कितने होते हैं? 25 से 30% मैक्सिमम। उसके बाद सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट पे बनेगा, जो आएगा आपके कॉन्सेप्ट पे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्यों? क्योंकि एक अगर कॉन्सेप्ट है ना, तो उससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे बनेंगे। एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उससे संबंधित होगा, सारे क्वेश्चन को आप बना लेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा पेन होता है, क्योंकि ये सब जब बता रहे हैं ना, तो शायद हो सकता होगा कि समझ क्या है ये सब, इतना जो है यही सब कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट को समझना है थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। जब आप ये तरीका सीख जाओगे तो फिर आप सब्जेक्ट का एंजॉय करोगे, और नहीं तो फिर वही है कि फिर पढ़ो, नोट्स बनाओ, रख लो बैग में, फिर आप एग्जाम आएगा तो फिर उसको रटते रहो, फिर दिक्कत होती है सिलेक्शन में। आराम से पेशेंस के साथ थोड़ा सा पेन लीजिए, थोड़ा सा इसको समझिए, है ना, और कॉन्सेप्ट को समझिए। जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल या आपसे जो क्वेश्चन है वो अपने आप बनना चालू हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा, सबका नोट हो गया होगा। आज पहला लेक्चर है बेटा, तो थोड़ा सा लेक्चर बाजी भी ज्यादा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जुड़े होना तो सब कुछ करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जाम है, एग्जाम में जब पढ़ना है तो सब युद्ध है ना भाई, तो सारे कला में निपुण होना चाहिए। कोई भी अस्त्र हो उसको चलाने की जो है वो तरीका सीखना चाहिए। तो नॉलेज है तो नॉलेज को आप ऐसे लोगे, और कैसे लोगे, क्या तरीका है, वो सब तरीका बताना भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप बच्चे हो तो आप हड़बड़ा जाते हो, समझ मतलब नए नए हो, एग्जाम दे रहे हो, और हम लोग के सामने ये सब चीजें आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे कई माइंड को यहाँ पे रीड किया जाता है, तो जानते हैं कि बच्चे कहाँ फेल होते हैं।
और उन्हीं फेल्योर को मुझे दूर करना है। जैसे वो दूर हो जाएगा तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समझिए, प्यार से। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ा जाए। तो बात हो गई फ्लूइड की। हाँ, अब किसकी बात होगी? मैकेनिक्स। किसकी बात हुई? अभी तो मैं जो बात किया हूं किसकी बात किया हूं? डिफिनीशन तो फ्लूइड का ही बताया था ना, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, सब्जेक्ट तो फ्लूइड तो है नहीं, मैकेनिक्स है ना, तो मैकेनिक्स पे आओ। मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड का डिफिनीशन मास्टर साहब बता दिए। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टडी अबाउट फोर्सेस। अब क्या है? फोर्स के बारे में आपको समझना है, स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड इफेक्ट, ठीक। तो फोर्स के बारे में स्टडी करना और उनके इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और फोर्स का क्या हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में समझना। और अगर ये क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं मैकेनिक्स, है ना। और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हुआ कि फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा जो भी फोर्सेस इंपोज हो रहा है या फ्लूइड पे जो भी फोर्सेस इंपोज हो रहा है, दोनों चीज समझना। फ्लूइड के द्वारा जो फोर्सेस इंपोज हो रहा है या फ्लूइड पे जो भी फोर्सेस इंपोज हो रहा है, उसके स्टडी या उसके बिहेवियर को ही समझना क्या कहलाता है? कहलाता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब फ्लूइड कैसे हो सकता है? तो मैकेनिक, देखिए होस्ट, फ्लूइड की बात मैं कर लेता हूं, चलो। फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो देखिए मैकेनिक्स लिख दीजिए, समझिएगा। अगर मैं क्या बोलता हूं, स्टैटिक की बात कर रहा हूं, स्टैटिक, अगर मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूं और यहां पर मैं काइनेमेटिक की बात कर रहा हूं और इधर मैं डायनेमिक की बात कर रहा हूं, तो स्टैटिक की बात हो रही है और जो है किसकी बात हो रही है? काइनेमेटिक की, ठीक है। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक और डायनेमिक की, समझिएगा। तो अगर स्टैटिक की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है? फ्लूइड जो है वो कहां पर है? फ्लूइड है एट रेस्ट, फ्लूइड क्या है? रेस्ट पे है। और काइनेमेटिक की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, ओनली कंसीडर मोशन। केवल किसको कंसीडर किया जा रहा है? मोशन को, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, है ना। या लिख दो इसको, केवल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, विदाउट है, विथ नहीं है, विदाउट, विदाउट कंसीडरिंग फोर्स, विदाउट कंसीडरिंग फोर्स। ध्यान समझिएगा, ये सब आगे बहुत काम देगा, है ना। काइनेमेटिक भी पढ़ना, डायनेमिक भी पढ़ना, फ्लूइड रेस्ट भी पढ़ना, यही तीनों मिला के फ्लूइड मैकेनिक्स है ना। तो विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, फोर्स। और यहाँ पर डायनेमिक की बात हो गई, तो डायनेमिक क्या हो गया कि कंसीडर मोशन, किसका मोशन? फ्लूइड का, विथ 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 फोर्सेस, विथ फोर्सेस, ठीक। फ्लूइड रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो स्टैटिक एनालिसिस हो गया। काइनेमेटिक में क्या हो रहा है? केवल मोशन को लिया जा रहा है, फोर्स की बात नहीं होगी।
फोर्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो वो काइनेमेटिक एनालिसिस हो गया। और डायनेमिक एनालिसिस क्या हुआ कि मोशन और फोर्स दोनों का बात हो रही है। अब यहाँ देखिएगा, हल्का सा ब्रीफ पढ़ा तो कहीं ना होगा ही आपने। स्टैटिक की बात कर लोगे तो अब यहाँ पर क्या आएगा, स्टैटिक पे कौन सा आएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। मैनोमीटर, मैनोमीटर नाम सुना है ना, उसमें फ्लूइड थोड़ी ना उड़ रहा है, कहीं बह रहा है क्या, नहीं, फ्लूइड एट रेस्ट पे है, तो मैनोमीटर हो गया। उसके बाद पास्कल लॉ, ये सब किस में आएगा, ये सब स्टैटिक में। इसका मतलब फ्लूइड रेस्ट पे है, रुका हुआ है, ठीक है। काइनेमेटिक की बात करोगे, जब काइनेमेटिक में क्या हो रहा है, केवल मोशन की बात हो रही है, फोर्स की बात नहीं हो रही है, तो अब क्या निकालोगे वहां पे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रोटेशनल फ्लो रोटेशनल है या फ्लो ई रोटेशनल है, वोल्टिसिटी हो गया, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये सारा हम लोग पढ़ते हैं और एग्जाम में पूछता भी है। तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, काइनेमेटिक की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, मोशन की बात हो रही है, वहां पे फोर्स की बात नहीं होगी। मोशन है तो क्या कंसीडर करना होगा, वेलोसिटी। याद आ रहा होगा क्या, किए होंगे, नहीं किए होंगे तो समझिए, आगे तो मैं कराऊंगा ही। तो वेलोसिटी की बात होगी कि आप निकालिए वेलोसिटी कितनी मिल रही है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है निकालने के लिए एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाला जाता है, वाई में, जेड में। उसके बाद फिर रोटेशनल है कि फ्लूइड रोटेशनल है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें किसके अंदर अंदर होगी, ये सारी बातें काइनेमेटिक के अंदर में होगी। इसका मतलब मैं बोलूंगा क्या कि कौन किसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्लूइड काइनेमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ। डायनेमिक की बात होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, मोशन हो रहा है और साथ में किसको बात कर रहे हैं, साथ में हम फोर्स की भी बात कर रहे हैं। तो मोशन हो रहा है और साथ में फोर्स की बात हो रही है, तो कौन आएगा वहां पे, यूलर इक्वेशन आएगा, बर्नौली बाबा आएंगे, बर्नौली इक्वेशन है ना। और एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन क्या क्या पढ़े होंगे, कुछ आप पढ़े होंगे, वेंचुरीमीटर है, ओरफिक मीटर है, पिटाट ट्यूब है, वेंट थ्रू द पाइप है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है वो बर्नौली के एप्लीकेशन है। तो जब बर्नौली की बात होगी तो याद करिएगा, तीन फोर्सेस आते हैं वहां पे, तीन जो है एनर्जी की बात होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी की बात होती है ना, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी की बात होती है। तो वहां पर क्या होगा, मोशन के साथ साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, मोशन के साथ साथ हम वहां पर फोर्सेस की भी कंसिडरेशन, फोर्सेस का भी एनालिसिस वहां पर किया जाएगा। और अगर ये प्रक्रिया की जा रही है तो उसको मैं बोलूंगा वो फ्लूइड डायनेमिक की बात कर रहे हो सर आप, है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ऊपर जाओ, रुक जाओ ध्यान से। अब मैंने क्या बोला, जब मैं फ्लूइड का डिफिनीशन बता रहा था तो मैंने बोला था कि आपको फ्लूइड का डिफिनीशन बता रहा था, तो मैंने बोला थोड़ा सा सही कर लेता हूँ और ऊपर भेज देता हूँ, जाएगा जाएगा। आ जाओ भाई। चलिए अब जब मैं किसका बात कर रहा था, फ्लूइड की डिफिनीशन बता रहा था, समझिएगा। तो मैंने बोला सर कोई सबस्टेंस होना चाहिए जो क्या करे, यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ, सबस्टेंस क्या हो, फ्लो कर सके। फ्लो कैसे करे, अंडर द एक्शन ऑफ द शियर फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, लिक्विड और गैसेस, वेपर, फ्लूइड का एग्जाम्पल हो गया, लिख लीजिएगा। फ्लूइड के एग्जाम्पल में क्या आएगा, लिक्विड दिखा है ना, लिक्विड, वेपर और गैसेस। तो किसके प्रभाव से, शियर फोर्स के प्रभाव से। और क्या हो सकता है, फ्लो होगा। अब देखिए यहां एक सरफेस में ले लिया हूं, सरफेस ले लेता हूं, सरफेस है और इसको फिक्स कर दिया। अब इस पे क्या करता हूं, इस पे फ्लूइड को फ्लो कराता हूं, फ्लूइड को फ्लो कराता हूं। चलिए सर ये बताओ, अगर 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 यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल ए ले लिया है, कोई भी पार्टिकल ले लो आप, इस पार्टिकल को ए ले लेते हैं, आ जाओ भैया, पार्टिकल ए हो गया। ये पार्टिकल अगर आराम से मूव कर रहा है, ए डबल डैश ए डैश ए डबल डैश है ना, ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्री है मूव करने के लिए। और ऐसे ऐसे जादू नहीं ना होगा इसके मूव करने के लिए, मूव क्यों हो रहा है, क्योंकि सर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स लगाया है ना, ठीक है। तो शियर फोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ लगाया तभी ये मूव कर रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ ये फ्लो हो रहा है। और समझना, फ्लो में एक शियर फोर्स लगाने पे मोशन होगा,
अगर मोशन हो रहा है, सुनो दो बात मैं बता रहा हूँ, शियर फोर्स लगाने से मोशन होगा, और अगर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब उसमें शियर फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड में शियर फोर्स है तभी तो मोशन हो रहा है। अब शियर फोर्स लगाने से मोशन हो रहा है, और मोशन है तो शियर फोर्स है। और एक क्या होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स फ्लूइड पे लगेगा जिसको मैं बोलूंगा नॉर्मल फोर्स Fn, और ये किस वजह से लगेगा, इनके खुद के वेट की वजह से। तो दो प्रकार के जो फ्लूइड पे मैंने यहाँ पे देखा फोर्स, क्या कि एक शियर फोर्स और दूसरा क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो नॉर्मल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन और खुद के वेट की वजह से लगेगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे देखिए, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है, इफ फ्लूइड क्या है, रेस्ट पे है, इफ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, क्या इसमें मोशन होगा, क्या मोशन होगा, नहीं होगा। मोशन नहीं होगा तो क्या फ्लो होगा, नहीं, फ्लो नहीं होगा। और अगर फ्लो नहीं होगा तो क्या शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फ्लूइड रेस्ट पे है तो उस पे केवल नॉर्मल फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स 0 है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही दाखता है ना, कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो उस पे कौन सी फोर्स लगेंगे। तो अगर फ्लूइड एट रेस्ट तो इसका मतलब क्या हुआ, शियर फोर्स 0, ओनली अप्लाई नॉर्मल फोर्स। बात समझ में आ रहा, लॉजिकल आना है, कनेक्ट होको। फ्लूइड रेस्ट पे है, नो मोशन, नो मोशन, ठीक है, मैंने काट दिया है भाई, तो नो नहीं लिखा था इसलिए, ठीक है। तो नो मोशन मतलब नो फ्लो। अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो सर इसका मतलब इसमें शियर फोर्स दिया नहीं गया है, इसमें शियर फोर्स दिया नहीं गया है। तो शियर फोर्स नहीं दिया गया है, अब ये समझ में आया, नहीं दिया गया, मोशन नहीं है, तो फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो कौन सा फोर्स लगेगा, केवल नॉर्मल फोर्स, Fn हो गया नॉर्मल, है ना, नॉर्मल फोर्स। तो ये बेटा कैसा लगेगा, ये डाउनवर्ड लगेगा, है ना, डाउनवर्ड। और किस वजह से लग रहा है, ड्यू टू इनका खुद के वेट की वजह से ही ये फोर्स लग रहा है। क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, चलिए नोट करिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाता है। और देखो हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, रट्टा तो मारे होगे कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जाम दिए होगे तो रट्टा मारे होगे कि अरे अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो शियर फोर्स 0 है, शियर फोर्स कुछ है कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है। लेकिन कॉन्सेप्ट आ गया, अब जन्म में नहीं भूलोगे, है ना। इस कॉन्सेप्ट पे आ गया, कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन से आया है, ठीक है, डिफिनीशन से आया। उस डिफिनीशन को हम लोग देखें कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो क्या लग रहा है, उस पे शियर फोर्स 0 है। फ्लूइड रेस्ट पे है तो शियर फोर्स 0 है, केवल नॉर्मल फोर्स लग रहा है। और अगर फ्लूइड मोशन में है तो मैं बोलूंगा शियर भी लग रहा है और नॉर्मल भी लग रहा है, ठीक है। और देखो ये भी सुनना बहुत ध्यान से, कभी कभी जानते हो क्या पूछ देता है, समझो, यहाँ देखो भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है ना, तो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए यही सब क्वेश्चन लगाना है यहीं पे, क्लास में जब जो पढ़ाया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा उसी पे ही लगाना है। अब ये नहीं कि एक नया टाइम आएगा तो क्वेश्चन लगाएंगे पहले पढ़ ले, तो वो ये दिमाग से उतर भी जाता है। क्योंकि जब आपने डिफिनीशन पढ़ा है तो अब उस डिफिनीशन पे जब तक अप्रोच नहीं करोगे तब तक क्या होगा, तब तक वो यहाँ पे सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे सेट करना बहुत जरूरी होता है। जब आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लोगे तो यहाँ सेट होगा। अब कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप कभी भूलोगे नहीं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगे ना। लेकिन अब बाद में लगाए, आज पढ़े कॉन्सेप्ट लगा रहे एक हफ्ते बाद, है ना, तो हो गया। फिर वो कॉन्सेप्ट कब पढ़े थे कब क्या, तो इंटर रिलेट नहीं हो पाता है। जब इंटर रिलेट नहीं हो पाता है तो वही होता है क्या, अरे सर आ रहा था गलत हो गया, पढ़े थे तो लेकिन गलत हो गया। और गलत के लिए पता है कौन बैठा है, माइनस मार्किंग बैठा हुआ वहीं पे, तुरंत बैठा हुआ है, नंबर तो देगा नहीं, साथ में घटा भी देगा। तो ये ध्यान रखना है, एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है भाई। क्वेश्चन को कम करो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक्यूरेसी तभी बन सकती है जब एकदम बिल्कुल से भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो सही तरीके से। देखिए अब क्वेश्चन इसमें कैसे भी बनता है, यहां से देखिए इस तरीके से है, सरफेस फिक्स कर दिया। अब मैंने इस सरफेस पे फ्लूइड को फ्लो करा दिया, ला करो, ये हो गया फ्लूइड, ला बह रहा है,
फ्लो करा दिया। अब देखिए, अब पार्टिकल मैंने लिया ए, ये पार्टिकल इस तरीके से देखेंगे, अब ये मूव कर रहा है ए डबल डैश, ठीक है, इधर मूव करके इधर आया ए ट्रिपल डैश हो गया, इधर मूव करके आया ए चौथा डैश हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या आपको लग रहा है, ये इधर पहुंचेगा तो क्या करेगा, हाँ, ये पहुंचेगा तो इससे स्ट्राइक करेगा, है ना, ये पहुंचा इधर स्ट्राइक किया, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उससे स्ट्राइक करके उसको डिस्प्लेस किया ना, जब ये इधर पहुंचेगा तो यहाँ वाले पार्टिकल को स्ट्राइक करेगा और क्या करेगा, आगे की तरफ डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस मोमेंटम का शिफ्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, मोमेंटम का शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब मॉलिक्यूल फ्री है मोशन के लिए। अगर देखिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो ये गया है ना, ठीक है, ये गया और जाके इससे टकरा गया, तो मैं क्या करूंगा, मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, मोमेंटम। मोमेंटम होता है क्या है, इसके पास मास है ना, मैं बोला ना सबस्टेंस है तो मास होगा, मास है, अब क्या दिया, अब वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी दिया, मास था वेलोसिटी दिया, अब ये आगे बढ़ा दूसरे वाले पार्टिकल को इस तरीके से स्ट्राइक किया, तो एनर्जी थी वो इसको दिया ना, तभी तो ये भी आगे बढ़ रहा है। तो ये मैंने क्या बोला, मोमेंटम को शिफ्ट कर रहा है। वो मोमेंटम को शिफ्ट कब कर सकता है, जब ये पार्टिकल फ्री है मोशन के लिए, जब ये पार्टिकल फ्री है मोशन के लिए। यही तो सॉलिड में नहीं होता ना, सॉलिड में तो बिल्कुल से भी पकड़ा हुआ है बॉन्डिंग, फ्री होने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता है ना। लिक्विड में तो ऐसा नहीं है, लिक्विड क्या है, फ्री है मोशन के लिए, तो जैसे ही फ्री है मोशन के लिए आगे जाएगा, आगे वाले से टकराएगा। क्यों टकराएगा, क्योंकि आगे वाला पार्टिकल इसे खड़ा हुआ है, ये आ जाएगा, इसको दिया एनर्जी, है ना, इसके पास मोमेंटम मिला, ये जाके दूसरे वाले को टकराएगा, मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। तो मोमेंटम का ट्रांसफर होने का मतलब क्या समझ में आया, मोमेंटम का ट्रांसफर होने का मतलब क्या हुआ, कि अगर कंटिन्यूअस मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, शियर फोर्स लग रहा है। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो क्या कंटिन्यूअस मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, नहीं। तो जानते हैं कभी कभी पूछता है इसी तरीके से कि अगर फ्लूइड एट रेस्ट पे है तो मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द पार्टिकल्स जीरो, एंड अप्लाई 2-4 ऑप्शन देगा। तो आप ये भी समझिए कि मोमेंटम का ट्रांसफर वहां पे नहीं होगा अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि मोशन है, मोशन नहीं है। अगर मोशन नहीं है तो वो अपनी जो मोमेंटम होगा दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, अभी करवाऊंगा तो जब आएगा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जब ऑप्शन आएगा उसके साथ में, तो वहां पर देखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में लेके भी आया हूं आज का जो है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, क्या पूछा है, जब कॉन्सेप्ट बता दिया तो देख भी लीजिए, बाकी ऊपर वाले को भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे आइए, शियर स्ट्रेस ना, शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स, इसके लिए स्टैटिक फ्लूइड। अब बेटा स्टैटिक का मतलब समझ में आया ना, किसकी बात हो रही है, एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब नो मोशन, नो मोशन, ठीक। तो शियर स्ट्रेस स्टैटिक फ्लूइड के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जीरो टू मैक्सिमम होगा, अनप्रेडिक्टेबल, कि पहला वाला ऑप्शन होगा ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर आप लोग आइए। और अब जो अगला टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में, क्योंकि फ्लूइड तो डिफिनेशन समझ में आया, थोड़ा टाइम लगा आज बताने में, कोई बात नहीं है, पेशेंस के साथ रहिए। जैसे ही आप एक रिदम में आ जाएंगे तो थोड़ा स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने के लिए थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। जब आप एक ट्रैक पे आ जाइएगा तो थोड़ा मुझे भी तेज चलेंगे हम लोग। तो अब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ा जाएगा, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ा जाएगा डिटेल। तो कितने टाइप्स की प्रॉपर्टी है नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।